नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं सम्यक शिक्षा, जहां सही शिक्षा मिलेगी सही दिशा के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है एथिक्स ऑफ स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट, अर्थात आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नैतिकता। ठीक। अब हम समझेंगे कि नेविगेटिंग डॉग बाइट्स एंड रेबीज चैलेंजेस इन इंडिया, मतलब भारत में कुत्तों के काटने और रेबीज से संबंधित जो इशू हैं हमारे भारत में, उससे संबंधित क्या क्या डॉग बाइट स्टेटिक्स हैं। ठीक। डॉग बाइट के क्या क्या स्टेटिक्स हैं, फिर रेबीज से डेथ की कितनी है, कितनी होती है, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसमें क्या है, और फिर डॉग डॉग को छोड़ने की पॉलिसी क्या है। ये सारी चीज़ें हम इसके इसके तहत हम कवर करेंगे। ठीक है। डॉग बाइट एंड रेबीज इशू। ठीक है। तो भारत में आवारा कुत्तों की समस्या एक गंभीर, ठीक है, एक गंभीर समस्या है। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर कर सामने आई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश भर में 37 लाख, ठीक, देश भर में 37 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे समाज और स्वास्थ्य शिक्षा के सामने खड़ी बड़ी चुनौती को दर्शाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में रेबीज से जितनी मौतें होती हैं, उनमें से लगभग एक तिहाई मौतें केवल भारत में होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आवारा कुत्तों की समस्या केवल स्थानीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य चिंता से जुड़ी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आदेशों में संशोधन किया। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आदेशों में संशोधन किया, और अदालत ने स्पष्ट कहा कि आवारा कुत्तों को पूरी तरह से कैद कर रखना समाधान नहीं है। उन्हें उचित कृमिनाशक दवा और टीकाकरण के बाद उनके मूल क्षेत्रों में वापस छोड़ा जाना चाहिए। यह निर्णय नागरिकों की सुरक्षा और पशुओं के अधिकारों दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। दोस्तों, यह विषय केवल इंसानों की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि इन बेजुबान जानवरों के संरक्षण और हमारी मानवीय जिम्मेदारी का भी मुद्दा है। इसलिए हम इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आवारा कुत्तों की समस्या के मूल कारणों पर, इसके सामाजिक, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक प्रभावों पर, और अंततः उन समाधानों पर जो नागरिकों और पशुओं दोनों के लिए संतुलित और टिकाऊ हो सकते हैं। तो आइए इस गंभीर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो ऊपर के दिस डेवलपमेंट, ऊपर के जो डेवलपमेंट है वो कुत्तों आवारा कुत्तों के प्रबंधन से और उससे सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। ये आप देख रहे हैं चित्र में कि ये आवारा कुत्ते हैं जो इस तरह के स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते रहते हैं गलियों में, और ये कभी भी आक्रामक हो सकते हैं। आप इनके साथ देखिए, ये हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया स्लाइड। ठीक। अगले क्रम में हम देखेंगे कि जो स्ट्रे डॉग स्टेक होल्डर्स इन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट, मतलब आवारा कुत्तों के प्रबंधन में कौन कौन से प्रमुख हितधारक हैं और उनके हित क्या हैं। ठीक है। तो बात करें रेसिडेंट्स की, मतलब नागरिकों की। नागरिकों की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे कौन कौन से स्टेक होल्डर है हमारे इसमें। स्टेक होल्डर इन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट में तो रेसिडेंट है, नागरिक हो गए, ये नागरिक, नागरिक एक स्टेक होल्डर हो गए, ये नागरिक हो गया हमारे। फिर दूसरे पेट ओनर्स हो गए, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, और ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। तो हम सबसे पहले समझेंगे नागरिकों के क्या हित हैं इसमें। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में, ठीक है, 51 ए के तहत जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक। और दूसरा बात करें तो दूसरा में लिखा है कि सामुदायिक जो ये सेफ्टी एंड रिस्क प्रॉपर्टी है, कि समुदाय का दृष्टिकोण सहायक से शत्रुतापूर्ण तक होता है, जो अक्सर आक्रामक कुत्तों या कुत्तों के हमलों के साथ व्यक्तिगत अनुभवों से तय होता है। निवासियों को सुरक्षा जोखिमों, सेफ्टी रिस्क, निवासियों को सुरक्षा जोखिमों, संपत्ति के नुकसान और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। बच्चे बात करें बच्चे बुजुर्गों की, तो बच्चे बुजुर्ग आदि आवारा कुत्तों के साथ मुठभेड़ में
मुठभेड़ से असमान रूप से जोखिम का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे खतरे का आकलन करने या प्रभावी ढंग से खुद का बचाव करने में असमर्थ होते हैं। बात करें पालतू जानवरों के पेट ओनर्स की, अगले हमारा स्लाइड है, अगले अगले स्लाइड में हम समझेंगे पेट ओनर्स के क्या हित हैं। तो पेट ओनर्स के हित है कि जो मालिक होते हैं कुत्तों का परित्याग करके समस्या में योगदान कर देते हैं। जब कुत्ते उनके पर्सनल रीजंस की वजह से कुत्तों का क्या करते हैं, उन लोग परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं बाहर, जिससे समस्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, योगदान हो जाता है। बात करें दूसरा हमारा क्या है कि दे में आल्सो ऑफर, अर्थात वे पालतू जानवरों के जिम्मेदारी पूर्वक पूर्ण स्वामित्व और आवारा पशुओं के प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए समर्थन के माध्यम से समाधान भी पेश कर सकते हैं। अगले क्रम में हम बात करें गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, मतलब सरकार और उसकी एजेंसियों के क्या जो है मतलब इसमें हित है। तो बात करें कि पहला हमारा हित है कि नागरिक शिकायतों के समाधान करते हुए इम्प्लीमेंटिंग वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन, मतलब नागरिक शिकायतों का समाधान करते हुए टीकाकरण, नसबंदी और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए उपायों को लागू करना। ठीक। दूसरा हमारा है म्यूनिसिपैलिटीज अथॉरिटीज, मतलब नगर पालिका प्राधिकरण। इसमें क्या है कि आवारा कुत्तों की आबादी का प्रबंधन करने के लिए अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हैं और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जो यहाँ लिखा है पशु क्रूरता प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ठीक, 1960 का प्रभावी कार्यान्वयन करते हैं। ठीक। अगले क्रम में है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, राष्ट्रीय नियंत्रण रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 2030 तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए सभी आवश्यक उपायों को लागू कर रहा है। ठीक। अगले क्रम में कि 2030 तक कुत्ते जनित रेबीज, ठीक है, 2030 तक कुत्ते जनित रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में प्रत्येक हितधारक या मंत्रालय या विभाग के लिए रेबीज उन्मूलन के लिए एक परिभाषित भूमिका और जिम्मेदारियों का समूह है। ठीक। अगला हमारा स्टेक होल्डर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या हित है इसमें। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु अधिकारों दोनों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या है कर्तव्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु अधिकारों दोनों की रक्षा करने वाले एक संतुलित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। ठीक। इंश्योरिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट सेफगार्ड्स बोथ पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल राइट्स। ठीक। अगले कारण बात करें तो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारा मतलब पशु कल्याण संगठन, इनके क्या हित है। तो इनके हित है कि आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण, मतलब राइट्स बेस्ड अप्रोचेस। ठीक। आवारा कुत्तों प्रबंधन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। इसमें समुदाय आधारित देखभाल मॉडल, नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें खाना खिलाने के कार्यक्रमों को जोर दिया जाता है और उन्हें मारने का विरोध किया जाता है। पशु कल्याण बोर्ड, अगला हमारा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात पशु कल्याण बोर्ड हैज पब्लिश्ड द रिवाइज्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी मॉडल, मतलब संशोधित पशु जन्म नियंत्रण मॉड्यूल प्रकाशित किया। ठीक। अगले क्रम में हम देखेंगे कि एथिकल डिलेमा इन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट, अर्थात एथिकल डिलेमा एथिकल डिलेमा की, तो एथिकल डिलेमा इन स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट, इसमें एथिकल डिलेमा क्या है, पहले हम एथिकल डिलेमा का मतलब समझेंगे। जब किसी व्यक्ति या संस्थान के सामने दो या अधिक विकल्प हो और सभी विकल्प नैतिक रूप से सही या गलत पहलुओं से जुड़े हों, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसी स्थिति को नैतिक द्वंद्व कहते हैं। इसी को हिंदी में, इंग्लिश में एथिकल डिलेमा, ऐसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें कि जब हमें यह तय करने में कठिनाई हो कि कौन सा विकल्प अधिक नैतिक है, और वही एथिकल डिलेमा पैदा करता है, वही एथिकल डिलेमा पैदा होता है। ठीक है। जैसे हम बात करें इसमें कंपैशन वर्सेस पब्लिक सेफ्टी, मतलब करुणा और नागरिक सुरक्षा, पब्लिक की सुरक्षा से संबंधित, कि हम क्या करुणा दिखाएं वहाँ स्टेट डॉग मैनेजमेंट में कि जो है मतलब पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करें। फिर अगला बात करें एनिमल वर्सेस ह्यूमन राइट, मतलब एनिमल का जो अधिकार है और ह्यूमन का अधिकार है, यहाँ क्लेसेस देखने को मिलती है हमें। डिओन्टोलॉजी वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको समझेंगे कि इनमें मतलब जो इसको क्या बोलते हैं, निष्ठ नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता, और साथ ही साथ ये उपायदेयवाद, ये दोनों
में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। तो जो कर्तव्यनिष्ठ या फिर डेंटोलॉजी कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता, इसको समझेंगे। और ये है हमारा नॉन मालिफिसेंस डिलेमा, मतलब कि गैर हानिकारक नैतिकता। और यहाँ पे हमारा है राइट्स ड्यूटीज पैराडॉक्स, मतलब अधिकार कर्तव्य का जो पैराडॉक्स है उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्रम में देखते हैं हमारा। ठीक, अगले क्रम में अगले क्रम में हमारा आएगा कि एथिकल वैल्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग। एथिकल वैल्यूज क्या है हमारे आवारा कुत्तों के प्रबंधन में। ठीक, आवारा कुत्तों के प्रबंधन में एथिकल वो क्या है। ठीक, आवारा कुत्तों के प्रबंधन में नैतिक मूल्यों का संघर्ष। ठीक, आवारा कुत्तों के प्रबंधन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें दो पक्षों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक, नागरिकों की सुरक्षा ह्यूमन सेफ्टी प्लस जानवरों के अधिकार और संरक्षण। ठीक, इसी वजह से कई नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं। मुख्य नैतिक संघर्ष की बात करें तो कंपैशन करुणा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा हो गया। इसमें क्या है कि करुणा बनाम सार्वजनिक सुरक्षा में कि कुत्तों का खाना खिलाना एक मानवीय और दयालु काम है, लेकिन इससे उनकी संख्या और आक्रामकता बढ़ सकती है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। ठीक, अगला हमारा एनिमल राइट वर्सेस ह्यूमन राइट, पशु अधिकार बनाम मानव अधिकार। सिद्धांत कहता है कि हर जीव को बिना दर्द और पीड़ा के जीने का अधिकार है, लेकिन इंसानों को भी सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और भय से मुक्त जीवन का अधिकार है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जलपट्टी केस जो 2014 का है, तमिलनाडु में जो साड़ों के बीच साड़ों से लड़ाई वाला जो खेल खेला जाता है जलपट्टी केस, तो उसी उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जलपट्टी केस 2014 में कहा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का विस्तार जानवरों तक भी होता है। ठीक, कांट का अगर बात करें, कांट का डिओन्टोलॉजी या यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब कि कर्तव्यवाद बनाम उपा उपादेयवाद का में क्या अंतर है। कांट का नियम है कि हर प्राणी को साधन नहीं साध्य माना जाए। ठीक, यानी आवारा कुत्तों को जबरन हटाना या मारना उनकी गरिमा का उल्लंघन है, लेकिन यूटिलिटेरियन दृष्टिकोण कहता है कि अगर कुछ कुत्तों को हटाने या मारने से ज़्यादा लोगों की जान बचती है तो यह उचित है। ठीक, यह उचित है। अगर हम इसको विस्तार से समझें कि इस सिद्धांत जो ये जो कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता या डिओन्टोलॉजी का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जर्मन दार्शनिक, ठीक है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने दिया था। इमैनुअल कांट ने लोकप्रिय बनाया। इसका आधार क्या है कि कर्तव्य और नियमों का पालन करना। यहाँ यह नहीं देखा जाता कि नतीजा क्या होगा, बल्कि यह देखा जाता है कि कार्य नैतिक नियमों और कर्तव्य के अनुसार है या नहीं। सिद्धांत इसका क्या है डिओन्टोलॉजी का, तो कार्य सही है अगर वो नैतिक कर्तव्य या सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। उदाहरण के स्वरूप बात करें कि झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे उससे किसी की जान ही क्यों न बच जाए। किसी अधिकारी अधिकारी का नियमों के अनुसार काम करना, भले ही उसे व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो। अगला हमारा है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, जो उपायदेयवाद है, यहाँ पे लिखा है यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, उपायदेयवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। इसे जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया। इसका आधार परिणाम और अधिकतम सुख। यहाँ यह देखा जाता है कि कौन सा कार्य सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक लाभ देगा। सिद्धांत इसका क्या है कि कार्य सही है अगर उसका परिणाम अधिक से अधिक लोगों को लाभ या सुख पहुंचाए। उदाहरण के रूप बात करें, यदि झूठ बोलने से सैकड़ों लोगों की जान बच सकती है तो झूठ बोलना उचित है। सरकार द्वारा कुछ लोगों को विस्थापित कर बांध बनाना ताकि लाखों लोगों को बिजली और पानी मिले, ये एक इसका उदाहरण है। मुख्य अंतर की बात करें डिओन्टोलॉजी और यूटिलिटेरियनिज्म में, तो पहला इसमें है कि आधार कर्तव्य और नियम, परिणाम और लाभ। इसमें फोकस क्या करना है, तो नतीजा क्या होगा। किसमें आधार कर्तव्य नियम परिणाम के लाभ। बात करें कि सही या गलत का निर्धारण सिद्धांत और नैतिक नियमों से अधिकतम सुख और उपयोगिता से। उदाहरण, झूठ कभी मत बोलो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अगर झूठ बोलने से ज़्यादा लोगों का भला होता है तो बोलो। ठीक है, आसान भाषा में बात करें तो डिओन्टोलॉजी सही करो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है।
और यूटिलिटेरियनिज्म मतलब होता है सही करो अगर उसका परिणाम ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा है। यहाँ हम तो अच्छे से समझ गए डिओन्टोलॉजी और यूटिलिटेरियनिज्म में क्या अंतर है। अगला हमारे क्रम में है कि द द नॉन मालिफिसेंस डिलेमा, ठीक है, अर्थात गैर हानिकारक का सिद्धांत। चिकित्सा में सिद्धांत है हानि मत पहुंचाओ। चिकित्सा में सिद्धांत है कि हानि मत पहुंचाओ, इसका मतलब यह है कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे न इंसानों को नुकसान हो न जानवरों को, लेकिन हकीकत में या तो जानवरों को क्रूर तरीकों से नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर इंसान कुत्तों की बढ़ती संख्या से परेशान होते हैं। अगला हमारा है कि करेंट अप्रोचेस टू ऑफन फेल द टेस्ट ऑफ आइदर हार्मिंग एनिमल्स, अर्थात ये अगला हमारा है कि राइट ड्यूटीज पैराडॉक्स, मतलब अधिकार कर्तव्य विरोधाभास। जानवरों पर कानूनी कर्तव्य लागू नहीं होते लेकिन उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, जैसे बच्चों या दिव्यांगों को। इसलिए हमें उनकी कमजोरी और संवेदनशीलता के आधार पर उनका संरक्षण करना होता है, न कि केवल उपयोगिता के आधार पर। नैतिक प्रबंधन के क्या क्या तरीके हैं हमारे। वेज वेज फॉर एथिकल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रे डॉग्स, ठीक। तो इसमें है कि परोपकार का सिद्धांत। पहला हमारा है द प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस, मतलब अर्थात परोपकार का सिद्धांत, इंसानों और जानवरों दोनों के कल्याण को बढ़ाने वाले उपाय अपनाना, जैसे एबीसी रूल्स 2023। एबीसी मतलब एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, नसबंदी प्लस टीकाकरण। नीदरलैंड का उदाहरण ले तो नीदरलैंड ने आश्रय से गोद लेने को बढ़ावा और पालतू कुत्तों की खरीद पर भारी टैक्स लगाया, ठीक। नीदरलैंड की बात करें, ये नीदरलैंड इम्पोज हायर टैक्सेस ऑन स्टोर बॉट डॉग्स। स्टोर से बॉट करने वाला डॉग को के ऊपर हायर टैक्स लगाया टू इनकरेज, किसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो मतलब कि मतलब कि क्या हो गया, अ, जो पालतू जो आश्रय में होते हैं शेल्टर वाले, शेल्टर अडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए। अगले क्रम में है प्रोपोर्शनैलिटी एंड ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स, अर्थात अनुपातिकता अनुपातिकता और ग्रेजुएट रिस्पॉन्स, अर्थात उचित प्रतिक्रिया। कार्रवाई वास्तविक खतरे के अनुपात में होनी चाहिए, ठीक। न तो लापरवाही या कुत्तों को खुला छोड़ देना, और न ही अति प्रतिक्रिया या बड़े पैमाने पर पकड़ना या मारना। उदाहरण के तौर पर दिल्ली एनसीआर में रेबीज बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेल्टर बने, नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित हो। तीसरा हमारा है कि सद्गुण नैतिकता, ठीक है, सद्गुण नैतिकता, सद्गुण नैतिकता, वर्चू एथिक्स। इसमें लिखा है कि हमारा व्यवहार करुणा, जिम्मेदारी और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। दिस अप्रोच फोकस ऑन कल्टिवेटिंग वर्चू लाइक कंपैशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विजडम इन एड्रेसिंग द इशू, अर्थात हमारा व्यवहार करुणा, जिम्मेदारी और ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इससे समाज में सहानुभूति और संतुलित दृष्टिकोण विकसित होता है। चौथा हमारा राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण, राष्ट्रीय रेबीज नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम। पूरे भारत में रेबीज कम करने के लिए चरणबद्ध योजना बनाई गई, टीयर टू और टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड शहरों में। इसमें रेबीज की निगरानी और कुत्तों के काटने के मामलों को नियंत्रित करने पर जोर है। अगला हमारा है कि स्थानीय निकाय और समाज की क्या भूमिका है। तो स्थानीय इम्पावर लोकल बॉडीज एंड वॉलंटियर्स, समाज की क्या भूमिका है, तो लिखा है कि आरडब्ल्यूएस मतलब रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, एनजीओज जैसे वीओएसडी और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ठीक है। दोज अनेबल टू हेल्प डायरेक्टली शुड रिपोर्ट दी सपोर्ट फाइनेंशियली, मतलब आप लोग भी सीधे मदद न कर पाए तो आर्थिक सहयोग दें। वो लोग आम लोग जो नहीं सीधे मदद नहीं कर पा रहे हैं वो आर्थिक सहयोग दें। बात करें कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन एक गंभीर समस्या है। इसे केवल सरकार या केवल समाज अकेले हल नहीं कर सकते, इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। स्थानीय प्रशासन, नगर निकाय जैसे नगर निगम और पंचायत आदि, समुदाय या आम लोग जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनसे प्रभावित होते हैं, पशु अधिकार या अधिकार कार्यकर्ता जो जानवरों की सुरक्षा और अधिकार की बात करते हैं। इस समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है वन हेल्थ अप्रोच, ठीक। इसका मतलब है इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और पर्यावरण, ये तीनों आपस में जुड़े हैं। अगर किसी एक को नज़रअंदाज किया 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 तो बाकी दो भी प्रभावित
होंगे। उदाहरण के लिए अगर कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी नहीं मिलेगी तो रेबीज जैसी बीमारियां फैल सकती हैं, इंसानों की सेहत भी खतरे में आएगी। अगर इंसानों ने कुत्तों के लिए साफ जगह और व्यवस्था नहीं बनाई तो कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं और झुंड में घूमकर खतरा पैदा कर सकते हैं। आसान भाषा में बात करें तो आवारा कुत्तों का हल निकालने के लिए सरकार, समाज और पशु प्रेमी सबको मिलकर काम करना होगा। और हमें ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिसमें इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों की सेहत और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है। अब अब यहाँ ये हमारा लास्ट स्लाइड हो गया, यहाँ हम खत्म करते हैं अपना टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।